सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है कार्यशील पूंजी का अर्थ और इसको प्रभावित करने वाले तत्व को हम कारक और घटक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया कि कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक कौन से होते हैं, तत्व कौन से होते हैं या कारक कौन से होते हैं, तो इन सभी का एक ही अर्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम कार्यशील पूंजी का अर्थ जानेंगे। लिखा है यहाँ कि प्रत्येक व्यवसाय में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। मतलब कि जो बिजनेस होते हैं, जो उपक्रम होते हैं, तो वहां दैनिक खर्चे के लिए जिस पूंजी को उपयोग में लाया जाता है उस पूंजी को कार्यशील पूंजी कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक प्रकार का बिजनेस होता है वह दैनिक खर्चे तो करता ही है। ठीक है, अब वो दैनिक खर्चे कौन कौन से होते हैं, यहाँ एग्जाम्पल से देखो। कच्चे माल का क्रय, वेतन, मजदूरी, किराया, तैयार माल का स्टॉक रखना आदि। ठीक है, जैसे कुछ उपक्रम में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो हमसे दैनिक वेतन प्राप्त करने की आशा करते हैं, तो उन्हें दैनिक वेतन मतलब प्रतिदिन के काम का वेतन प्रतिदिन उन्हें देना होता है। कुछ साप्ताहिक मांगते हैं, हफ्ते का, या कुछ मासिक या महीने का। ठीक है, साथ ही हमें कच्चा माल दैनिक भी मंगाना पड़ सकता है या साप्ताहिक मंगाना पड़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसलिए हमें क्या होता है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बिजनेस में होती है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि इसे चक्रीय या चक्रशील पूंजी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पूंजी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। कैसे? जैसे रोकड़ से माल में, माल से लेनदारी में, और लेनदारी से फिर रोकड़ में। जैसे सबसे पहले हमारे पास पैसा था, ठीक है, पैसों से हमने क्या किया, किसी भी प्रकार का कोई माल खरीदा। ठीक है, फिर माल खरीदने के बाद क्या हुआ, हमने वो माल किसी दूसरे को बेचा। अब दूसरे को बेचा तो उसने वापस हमें क्या दिया, रोकड़ दी, मतलब हमारे पास पैसा आ गया, इसलिए इसे चक्रशील पूंजी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व। तो लिखा है कार्यशील पूंजी व्यवसाय का वह अंग है जिसके द्वारा व्यापार आगे बढ़ता है, सजता है एवं संवरता है। मतलब कि व्यवसाय में जो दैनिक खर्चों की जो आवश्यकता है, अगर वो आवश्यकता डेली पूरी कर दी जाए तो व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा। और इसके विपरीत यदि आपके यहाँ ऐसे श्रमिक है जो प्रतिदिन काम का वेतन प्रतिदिन मांगते हैं, अब एक दिन वेतन नहीं दिया, दूसरे दिन नहीं दिया, तीसरे दिन नहीं दिया, तो चौथे दिन क्या होगा, कर्मचारी आएगा, 3 ही दिन का वेतन आपसे प्राप्त करेगा और आपके काम को छोड़कर चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि कार्यशील पूंजी व्यवसाय में पर्याप्त रूप में होनी चाहिए ताकि व्यवसाय निरंतर आगे बढ़ता रहे। अगर पैसा नहीं होगा तो व्यवसाय का काम भी रुक जाएगा। ठीक है, तो लिखा है अतः प्रत्येक व्यवसाय के लिए कार्यशील पूंजी की मात्रा भिन्न भिन्न होती है एवं इसकी मात्रा निम्न घटक प्रभावित करते हैं इसकी मात्रा को। जितना बड़ा व्यापार होगा उसमें उतनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, व्यापार का अगर छोटा होगा तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। इसलिए बोला गया है कि प्रत्येक व्यापार में अलग अलग प्रकार से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसको प्रभावित करने वाले तत्व में कि स्टॉक की स्थिति, संचालन व्यय, कच्चे माल की उपलब्धता, उधार विक्रय सुविधा और उधार क्रय सुविधा। इन 5 पॉइंट से हम जानेंगे कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक करके सभी को जानेंगे। फर्स्ट हम यहाँ जानते हैं स्टॉक की स्थिति। इसके बारे में क्या बताया गया है, बताया गया है जिस व्यावसायिक उपक्रम को कच्चे माल तथा निर्मित माल का अधिक स्टॉक रखना पड़ता है उसे कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें उन कच्चे मालों का स्टॉक रखना है तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। तो कच्चे माल का स्टॉक अगर रखना है एडवांस में तो कार्यशील पूंजी की ज्यादा आवश्यकता। और इसके विपरीत उपक्रम विशेष ऑर्डर पर ही माल का उत्पादन करता है तो उसे अपेक्षाकृत कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम पड़ती है। वो ऑर्डर लेता है और जिससे ऑर्डर लेता है उससे एडवांस लेकर माल मंगा के और वस्तु को बना देता है। तो कुल मिला के स्टॉक की स्थिति, यदि आपके पास कच्चे माल का स्टॉक है या आपको कच्चे माल का स्टॉक रखना है तो ज्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप वेट करोगे कब ऑर्डर आएगा, कब हम कच्चे माल का यूज करके उसको वस्तु बनाकर देंगे। और इसके विपरीत यदि आप पहले सोचते हो कि ऑर्डर आएगा, एडवांस लेंगे और फिर वस्तु बनाकर देंगे, तो आपको कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सेकंड देखो संचालन व्यय।
संचालन व्यय का मतलब होता है व्यवसाय की स्थापना के लिए या व्यवसाय को अच्छे तरीके से चलाने के लिए आप जो खर्चे करते हो वो होते हैं संचालन व्यय। तो जहां संचालन व्यय का अधिक मात्रा में भुगतान करना पड़ता है, जहां दैनिक खर्चों का बड़े पैमाने पर भुगतान करना पड़ता है, वहां कार्यशील पूंजी की अधिक जरूरत होती है। और जहां संचालन व्यय की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है वहां कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है। तो कुल मिला के जहां व्यवसाय में दैनिक खर्चे ज्यादा होते हैं तो उसके लिए पैसा भी ज्यादा चाहिएगा, तो वहां कार्यशील पूंजी की ज्यादा आवश्यकता। और इसके विपरीत जहां व्यवसाय में दैनिक खर्चे कम होते हैं, ठीक है, एक सीमा में रहकर किए जाते हैं, ठीक है, वहां कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो, कच्चे माल की उपलब्धता। यदि कच्चा माल निरंतर उपलब्ध होता है तो हमें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है। हमारा दैनिक प्रतिदिन कच्चा माल आ रहा है या साप्ताहिक आ रहा है ना, या मासिक आ रहा है, तो उसका एक टाइमिंग फिक्स है, तो हमें उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग पैसे का मैनेजमेंट करके रखते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि कच्चे माल की आपूर्ति वर्ष के कुछ महीनों में होती है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। वर्ष के कुछ महीनों में, जैसे 6 महीने में होती हो या 4 महीने में होती हो, तो जब एक मुश्त जब कोई माल मंगाते हैं तो उसके लिए हमें एक मुश्त मतलब एक साथ बड़ा पेमेंट भी देना होता है। तो यहाँ बोला गया है कि वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो कच्चा माल होता है उसे अगर आप टुकड़ों में मंगाते हो तो आपको कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और एक मुश्त मतलब 6 महीने में 4 महीने में एक बार इकट्ठा मंगाते हो तो उस इकट्ठे माल का आपको इकट्ठा पेमेंट भी देना पड़ता है। ठीक है, अगला देखो, उधार विक्रय सुविधा। उधार विक्रय सुविधा ऐसे उपक्रम जो उधार माल बेचते हैं, किस लिए? प्रतियोगिताओं का सामना करने के लिए, ग्राहकों के लिए। ठीक है, तो ऐसे उपक्रम जो उधार विक्रय करते हैं, तो जब उधार विक्रय किया तो उनके पास तो पैसा नहीं है, तो इसके लिए उन्हें बड़े पैमाने पर कार्यशील पूंजी रखना पड़ती है। ठीक है, तो विभिन्न कंपनियां अपने ग्राहकों का विभिन्न प्रकार की उधार शर्तों पर माल बेचती है। यह सब प्रतियोगिता स्तर पर निर्भर करता है तथा ग्राहक वर्ग की योग्यता अनुसार भी उधार दे दिया जाता है। ग्राहक वर्ग की योग्यता का यहाँ मतलब है उसके और आपके बीच कोई संबंध होना। ठीक है, चाहे मित्रता का संबंध हो चाहे रिश्तेदारी का संबंध हो। ठीक, एक उद्यम को उधार नीति अपनाने के लिए तथा देनदारों की संख्या में वृद्धि कराने के लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। उधार विक्रय सुविधा ऐसा उपक्रम जो अपने ग्राहकों को उधार माल बेचता है, तो उधार माल जब बेचता है तो उसके पास पैसा नहीं आता। पैसा कब आता है? थोड़े टाइमिंग के बाद, लेकिन उसे अपने व्यवसाय को दैनिक खर्चे तो करने ही है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के दैनिक खर्चों के लिए होती है। तो जब मैंने माल उधार भेज दिया तो मेरे व्यवसाय को चलाने के लिए पैसा कहां से आया? तो मुझे ऐसी कंडीशन में कार्यशील पूंजी बड़े पैमाने पर रखनी होगी, कुछ नगद रखना होगा बिजनेस में। ठीक है, एंड इसके ऑपोजिट पॉइंट दिया गया है उधार क्रय सुविधा। जब कोई फर्म अपने ग्राहकों को उधार माल बेचती है, जब कोई फर्म अपने ग्राहकों को उधार माल बेचती है तो उसे उधार क्रय पर माल भी मिल जाता है। जितना अधिक कोई कंपनी उधार माल क्रय करेगी उसे उतनी ही कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। ऐसा बोला गया कि यदि किसी उपक्रम को, जैसे कोई उपक्रम उधार माल बेच रही है और इसी तरीके से अगर उसे अपने संस्था के लिए माल क्या मिल गया? उधार मिल गया। तो उधार माल मिल गया तो इससे क्या हो गया? उसे कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हुई, क्योंकि उसे माल का पैसा बाद में देना है, अभी नहीं देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आया समझ में? हमने जाना कार्यशील पूंजी क्या होती है। कार्यशील पूंजी व्यवसाय के दैनिक खर्चे जो होते हैं उनका भुगतान करने के उपयोग में आती है, और इसको प्रभावित करने वाले घटक के बारे में भी हमने पढ़ा। तो अब आपको इसके मीनिंग या इसके घटक के किसी भी पॉइंट्स को लेकर और पॉइंट्स में किसी भी शब्द को लेकर कोई भी डाउट होता है तो उस डाउट को माइंड में नहीं रखना है, उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपने माइंड के डाउट को क्लियर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।